हेलो स्टूडेंट, मैं सूर्यकांत चतुर्वेदी वाइस के आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ऋग्वेदिक काल। और ऋग्वेदिक काल को हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा चलेगा वैदिक सभ्यता को। मैंने जैसे कि आपको बताया कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता को हमने दो भागों में बांटा था बेटा। पहला, वैदिक सभ्यता को दो स्तरों पर अध्ययन किया जाता है। पहला काल जो कहलाता है वो कहलाता है ऋग्वेदिक काल, और दूसरा जो काल कहलाता है वह कहलाता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ध्यान रखिए, दो कालों के अंदर हमने वैदिक सभ्यता को पढ़ा। अब पढ़ रहे हैं हिस्ट्री वाइज सूर्यकांत चतुर्वेदी। वैदिक सभ्यता को हमने जो पढ़ा है वो दो काल डिवाइडेशन के अंदर पढ़ा है। पहला ऋग्वेदिक काल है, दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसके बारे में हम अध्ययन करते हुए जा रहे हैं। आज हमारा जिस टॉपिक के बारे में हम अध्ययन करेंगे, देखिए ऋग्वेदिक काल के बारे में मैंने बताया था आपको 1500 से 1000 ईसा पूर्व के का जो काल है उसको ऋग्वेदिक काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा, हमने जो उत्तर वैदिक काल के बारे में मैंने आपको बताया था 1000 से 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व का जो काल है उस काल को कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, दोनों चीजों के बारे में हमने आपको बता दिया था। ऋग्वेदिक काल किसे कहा जाता है और उत्तर वैदिक काल किसे कहा जाता है, दोनों के बारे में हमने आपको बता दिया। अब देखिए, भारत में आगमन की जो तिथि है वो 1500 ईसा पूर्व की है बात। यहां हम जो बात कर रहे हैं उनमें बात को आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ऋग्वेदिक काल वह काल है जिस काल के अंदर ऋग्वेद की रचना हुई है। किसकी रचना हुई है? ऋग्वेद की रचना हुई है। और उत्तर वैदिक काल वह काल है जिसके अंदर ऋग्वेद के अलावा 3 वेद हो रहे हमारे, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। एक बार दोबारा से मैं लिख देता हूं इनको, शायद आपकी क्लियर नहीं हो रहा होगा। दोबारा से मैं इनको एक बार स्पष्ट कर देता हूं। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद इत्यादि ग्रंथों की रचना जिस काल के अंदर की गई है, इत्यादि ग्रंथों की रचना आज मैंने इत्यादि बोल दिया, ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत होना। अन्य को भी यहां पर ले सकते हैं। इत्यादि ग्रंथों की रचना जिस काल के अंदर की गई है उस काल को कहा जाता है बेटा उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल कहा जाता है? उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ऋग्वेदिक काल के बारे में हम लोग क्या कर चुके हैं? पहले पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है उत्तर वैदिक काल चल रहा है। बात को उत्तर वैदिक काल वह काल है जिसमें 1000 से 600 ईसा पूर्व का काल जो है, समय है, उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। और उसको उत्तर वैदिक काल क्यों कहा जा रहा है? देखिए, कुछ चीजें यहाँ पर तो स्थायी रूप ले लिया है। ठीक है, वो उसके बारे में बात करेंगे। अपन पहले अपन यहाँ पर बात कर रहे थे, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तो डिपेंड करता है पूरा ऋग्वेद पर। किस पर डिपेंड करता है बेटा? ऋग्वेद पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आर्णिक इत्यादि ग्रंथों की जो रचना की गई वह काल कौन सा कहलाया आपका? उत्तर वैदिक काल कहलाया। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है, सर उत्तर वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसके अंदर ऋग्वेद के अलावा अन्य ग्रंथों की रचना हुई। लेकिन उत्तर वैदिक काल को बेटा हम जो आज इस टॉपिक को पढ़ेंगे
कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आज हम? उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने के पीछे मैं उत्तर वैदिक काल में ऐसा क्या क्या चीजें इस टाइप रूप से लेके आए जिसके कारण उत्तर वैदिक काल की इंपोर्टेंसी ज्यादा बढ़ती हुई चली गई, उसके बारे में। तो यहाँ आपको जो ध्यान रखना उस चीज का ध्यान रखना बालकों कि उत्तर वैदिक काल वह काल है जिसमें 1000 से 600 ईसा पूर्व का वह काल है जिसके अंदर ऋग्वेद के अलावा अन्य ग्रंथों की रचना की गई। ठीक है, जहां तक मेरा मानना है कि यहां तक आपका ये डाउट क्लियर हो गया। अब देखिए इस काल के अंदर देखिए भौगोलिक जो विस्तार है वो भौगोलिक विस्तार जो है पहले गंगा के पूर्व में हुआ करता था। अभी क्या हुआ, सतलुज सैंडल प्रदेश तक सतलुज सैंडल प्रदेश के आगे बढ़ते हुए आगे में गंगा घाटी पर प्रभुत्व जमा गया। यानी कि पहले तो गंगा घाटी के गंगा नदी के पूर्व तक इनका विस्तार था। अब सतलुज सैंडल प्रदेश में आगे देखा जाए तो गंगा घाटी के आगे तक इन्होंने अपना क्या प्रभाव कर लिया है, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। गंगा घाटी के क्षेत्र तक इन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। इसके पश्चात अब यहाँ पर देखिए कुछ जनपदों का नाम मिलता है जिनमें कुरु है, पांचाल है, कौशल है, काशी है और विदेह है। ठीक है, मगध के लोगों को इस काल में ब्रात्य कहा जाता है। क्या कहा जाता था? ब्रात्य। किसके लिए प्रयोग हुआ है? मगध के। ठीक है, मगध के लोगों को बेटा इस काल में क्या कहा जा रहा है? ब्रात्य कहा जा रहा है मगध के लोगों को इस काल के अंदर, जिसके बारे में हमको जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो किससे प्राप्त होती है? अथर्ववेद से प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, किससे प्राप्त हुई है? अथर्ववेद से बेटा इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो गई। अब देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम लोगों ने पांचाल की राजधानी कामपली थी जबकि कुरु की क्या थी? आमंदी थी। उसके बाद परीक्षित का भी उल्लेख किया गया। इसके बाद में अगर राजनीतिक स्थिति की बात में देखा जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर वैदिक काल के आते आते इसको हटा देते हैं क्योंकि इससे तो हम पढ़ चुके हैं। देखिए राजनीतिक स्थिति को उठाकर देखा जाए उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति को लेकर आया गया है। तो उत्तर वैदिक काल की बेटा में राजनीतिक स्थिति के बारे में मैं आपसे बात करूं तो स्थिति यह है कि वैदिक काल के अंदर एक तरीके से देखा जाए तो कई कबीलाई रूप में आगे चलकर स्थायी रूप ले लिया। अब कबीलों ने मिलकर किनका निर्माण कर लिया? राष्ट्र का निर्माण कर लिया। किसका निर्माण हो गया है? राष्ट्र का निर्माण हो गया है। कबीलों ने मिलकर राष्ट्र का निर्माण कर लिया है और राष्ट्र का निर्माण होने के पश्चात में जनपदों का निर्माण किया। कुरु और भरत ने मिलकर कुरु और तोवर और केरी को मिलाकर पांचाल किया। इस काल में राष्ट्र प्रदेश का सूचक हुआ करता था। राष्ट्र शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया था इस काल में? प्रदेश के लिए किया गया था। अब देखिए राजा का जो पद है वो क्या हो गया? स्थायी हो गया। लेकिन कहीं कहीं पर राजा को चुने जाने का भी हमको उल्लेख प्राप्त होता है कि राजा को चुना भी जा सकता है। यानी कि राजा का जो पद है वो क्या हो गया है? स्थायी हो गया। साथ में राजा को चुने जाने का भी हमको उल्लेख प्राप्त होने लगा। तो बेटा हम जो बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं? उत्तर वैदिक काल के बारे में बात कर रहे हैं। और उत्तर वैदिक काल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये वह काल है जिसमें ऋग्वेद के अलावा अन्य ग्रंथों की रचना की गई है। ठीक है, राजा का पद स्थायी हो गया, राजा के पद को चुना भी जा सकता है। इसके पश्चात में अगर बात की जाए तो वंशानुगत हो गया है। स्थायी का मतलब आप समझ रहे हैं? मैं वंशानुगत की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? वंशानुगत की हो गया। कहीं कहीं पर हमको राजा को चुनने का भी हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है कि राजा को चुना भी जा सकता है। ठीक है, क्षेत्रीय राज्यों का उदय होने से अब राजन शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है और क्षेत्रीय राज्यों का भी उदय हुआ है तो राजा के लिए राजन शब्द का उपयोग है वो भी किया जाने लगा है। इसके लिए राजा के लिए राजन शब्द का प्रयोग होने लगा है बेटा। अब यहाँ पर ही हम बात करते हैं तो हम कहते हैं सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर कौन सी ग्रंथ है बेटा? ऐत्रेय ब्राह्मण। ब्राह्मण में
सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण के अंदर बेटा राजा के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? राजा के बारे में बात की गई है। और राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत को सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया। राजा की जो उत्पत्ति है उसके सिद्धांत को क्या किया गया है? प्रस्तुत किया गया है। इस काल में राष्ट्रीय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राष्ट्रीय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ आदि का भी हमको क्या प्राप्त बन रहा है? उल्लेख मिलता है। राजा के राज्याभिषेक के समय, राजा का जब राज्याभिषेक हुआ करता था तो उस समय क्या किया जाता था? राष्ट्रीय यज्ञ किया जाता था। कौन सा यज्ञ किया जाता था? राष्ट्रीय यज्ञ किया जाता था। जब राजा का क्या किया जाता था? राज्याभिषेक किया जाता था। उसके बाद में दूसरा जो यज्ञ है वो वाजपेयी यज्ञ किया जाता था। अब देखिए राष्ट्रीय यज्ञ के अंतर्गत आगे देखिए अश्वमेध यज्ञ का भी किया जाता था। इस समय राज्य की वैभव यानी राजा की अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से राजा की कीर्ति का पता किया जाता है। इसका पता किया जाता है कीर्ति का। ठीक है, राजा के राज्य के विस्तार के बारे में पता किया जाता है। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से हमको इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसके पश्चात में अगर देखा जाए वाजपेयी यज्ञ का मैंने बता दिया, इसका उद्देश्य राजा को नव यौवन प्रदान करना होता है। क्या प्राप्त प्रदान करना होता था? नव यौवन। राष्ट्रीय यज्ञ के बारे में बता दिया, राजा का राज्याभिषेक होता था। अश्वमेध यज्ञ राज्य के विस्तार से संबंधित होते हैं और वाजपेयी यज्ञ राजा को नव यौवन प्रदान करने के लिए किया जाता था। यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो बेटा इन यज्ञों को किया जाता था जिनके माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त होती है। ये जो हम जो पढ़ रहे हैं राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे अगर देखा जाए अथर्ववेद में राजा के निर्वाचन की हमको जानकारी प्राप्त होती है। उसके पश्चात अगर बात की जाए तो प्रशासन से संबंधित संस्थाओं के अंतर्गत अगर बात की जाए सभा और समिति का अस्तित्व था, लेकिन पहले इनके पास अधिकार पहले से जैसे अधिकार नहीं रहे। यानी कि हमने जो चीज के बारे में पढ़ा था वो दो संस्थाओं के बारे में पढ़ा था। जो संस्थाएं राजा को क्या किया देती थी? राज्यकाल के संचालन के अंदर राजा को सहयोग दिया करती थी। वैसे हमने दो संस्थाओं के बारे में पढ़ा था, एक सभा थी और एक समिति। लेकिन इस काल तक आते आते जो सभा और समिति ठीक है, सभा और समिति इस काल तक आते आते अगर देखा जाए सभा और समिति का जो प्रभाव है वो कम होता हुआ चला गया। कुल मिलाकर बात की जाए तो इस काल के अंदर के अंतर बलि और शुल्क नामक नियमित करों का अनिवार्य कर दिया गया। आय का 16वां हिस्सा रूप में प्राप्त किया जाता था। भागभूत कर संग्रहण करने वाले अधिकारी को कहा जाता था। जो भागभूत था वो कौन था? कर संग्रहण करने वाला। भागभूत कौन हो गया? कर संग्रहण करने वाला अधिकारी जो हुआ करता था उसको भागभूत कहा जाता था। ठीक है, तथा संग्रहिता राजकोष को निर्यात को कहा जाता था। ठीक है, सूत राजकीय चारण और कभी रथवाहक हुआ करते थे। यानी कि राज्य में न्यायिक व्यवस्था सर्वोच्च अधिकारी राजा जो हुआ करता था वो न्याय व्यवस्था का क्या हुआ करता था? सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो राज्य का जो जीवन है उसने स्थायी के रूप को ले लिया। स्थायी सेना अभी भी नहीं थी। अभी भी युद्ध के समय में कबीलों के सदस्य को नूतन का कार्य करते थे। कुल मिलाकर अगर बात की जाए बेटा तो इस काल के आते आते राजा का जो पद है वो स्थायी हो चुका है। और जब राजा का पद स्थायी हो जाता है तो उसका प्रभाव ये होता है कि अब जो राजा है
वो स्थायी रूप से हो गया है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे थे, आज हम लोग टॉपिकों के बारे में बात की थी। उत्तर वैदिक काल का जो समय बताया आपको मैंने, एक तरह से 600 ईसा पूर्व के बारे में बताया। इसमें हमको यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, आरण्यक इत्यादि ग्रंथों की जिस काल में रचना की गई है उसको क्या कहा गया, उत्तर वैदिक काल कहा गया। अब पहले आर्यों का जो मूल स्थान हुआ करता था वो गंगा के पूर्व तक हुआ करता था। अब आर्यों का मूल स्थान क्या हुआ, आगे बढ़ गया, यानी सतलुज संलग्न प्रदेश तक के लिए। अब ब्राह्मण शब्द किसके लिए उपयोग किया गया है, मगध के लिए किया गया है। ठीक है, जो किसके बारे में जानकारी हमको क्या प्राप्त होती है, अथर्ववेद के अंदर प्राप्त होती है। उसी राजनीतिक जीवन में देखा जाए तो राष्ट्र शब्द प्रदेश के लिए प्रयोग किया है, यानी कि अब कबीलों ने मिलकर किसका निर्माण कर लिया है, बल्कि क्या हो गया है, राष्ट्र का निर्माण हो गया है। अब आगे चलकर जब देखिए राजा है उसका पद स्थायी हो गया है, यानी कि राजा का पद अब क्या हो गया बेटा, परसंहत हो गया है। ठीक है, अब ब्राह्मण के अंदर राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत को भी दे दिया गया है। कहीं कहीं पर राजा के लिए राजा शब्द का भी प्रयोग किया गया है। अब उस समय सभा और समिति नामक जो संस्था थी उनका प्रभाव क्या होता हुआ गया, कम होता हुआ चला गया। रासुई यज्ञ के अंदर अगर बात की जाए, रासुई यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ भी किए जाने लगे। रासुई यज्ञ राजा का जब राजाभिषेक हुआ करता था उस समय रासुई यज्ञ किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ राजा को नव यौवन को प्राप्त करने के लिए किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ राजा के प्रभाव को स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। यानी कि कुल मिलाकर अगर किया जाए तो हम कह सकते हैं कि साम्राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। तो ये क्या था बेटा, उस समय की अगर बात की जाए, उत्तर वैदिक काल के बारे में बात की जाए तो उत्तर वैदिक काल का यह एक राजनीतिक जीवन था जिसको मैंने आपको बताया। मुझे लगता है कि ये जो राजनीतिक जीवन है वो आपकी समझ में आ रहा होगा, लाभदायक है, तो आपके लिए फायदेमंद भी होगा। तो मेरा मानना ये है कि इसके माध्यम से आप लोग अपने टॉपिक को ढंग से क्लियर कर सकते हैं और अच्छी तरह इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो कौन सा है, इनका राजनीतिक जीवन पढ़ा था। राजनीतिक जीवन के बाद में अगर बात की जाए तो इनका आता सामाजिक जीवन। और सामाजिक जीवन के बारे में बेटा हम कल नए अपने अध्याय, नए टॉपिक, नए वीडियो के अंदर लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं सूर्यकांत चतुर्वेदी आपसे इजाजत चाहता हूँ। बने रहिए मेरे साथ में, मेरे चैनल के साथ में, जिससे आपको नए नए वीडियोस आपके लिए फायदेमंद हो सके, आगे आपके लिए लाभदायक हो सके। आज हमने उत्तर वैदिक काल के अंदर राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ा, कल सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के साथ में आज मुझे आज्ञा दीजिए, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। आज के लिए बस इतना ही।